13 दिसंबर 2001 के हमले के बाद दिल्ली की सर्द रातें कभी पहले जैसी नहीं रहीं। संसद भवन के बाहर गूंजे गोलियों के वो धमाके सिर्फ दीवारों से नहीं टकराए थे, उन्होंने सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों के दिलों को भी हिला दिया था। देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली इमारत पर हमला हुआ था। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि हमला किसने किया, असली सवाल था अब जवाब कैसे दिया जाए। जनवरी 2002 की एक ठंडी शाम, प्रधानमंत्री आवास, 7 रेस कोर्स रोड। कमरे में भारी सन्नाटा था। बाहर मीडिया युद्ध की बातें कर रहा था, लेकिन अंदर बैठी छोटी सी टीम एक और रास्ते पर सोच रही थी। ऐसा रास्ता जो खुला युद्ध नहीं, पर उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता था। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सेना प्रमुख, रॉ के वरिष्ठ अधिकारी, आईबी के निदेशक और कुछ चुनिंदा रणनीतिक सलाहकार सब एक गोलमेज के आसपास बैठे थे। मेज पर फैली फाइलों में सिर्फ नक्शे नहीं थे, उनमें संभावित मौतों की गिनती थी, शहरों के नाम थे, सीमाओं की रेखाएं थीं और उन रेखाओं के पार छिपी हुई योजनाएं थीं। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। जांच में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों के नाम सामने आए। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाया। इसके जवाब में दिसंबर 2001 से भारत ने ऑपरेशन पराक्रम शुरू किया, आज़ादी के बाद सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा। करीब 5 लाख सैनिक सीमाओं पर तैनात कर दिए गए। टैंकों की आवाज़, तोपों की गर्जना और हर दिन बढ़ता तनाव। लेकिन एक सच्चाई और थी, दोनों देश परमाणु शक्ति थे। कमरे में बैठे एक वरिष्ठ सलाहकार ने धीरे से कहा, अगर हम सीधे हमला करते हैं तो यह सिर्फ सीमित युद्ध नहीं रहेगा, यह नियंत्रण से बाहर जा सकता है। सेना प्रमुख की आवाज भारी थी, हम तैयार हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या देश लंबी जंग के लिए तैयार है और क्या दुनिया हमें रोकेगी? अमेरिका, जो 9/11 के बाद आतंक के खिलाफ युद्ध छेड़ चुका था, दक्षिण एशिया में परमाणु टकराव नहीं चाहता था। वॉशिंगटन और लंदन से लगातार संदेश आ रहे थे, संयम बरतिए। लेकिन दिल्ली में बैठा हर अधिकारी जानता था कि संयम की भी एक सीमा होती है। रॉ के अधिकारी ने एक फाइल आगे बढ़ाई, हमारे पास कुछ विकल्प हैं, खुले युद्ध के बिना भी जवाब दिया जा सकता है, गुप्त तरीके से। कमरे में हलचल हुई। यही वो शब्द था जिससे सब बचना चाहते थे, गुप्त जवाब। क्या सीमा पार विशेष बलों की कार्रवाई? क्या आतंकी ढांचे पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कोई कदम जो सार्वजनिक रूप से स्वीकार ना किया जाए? क्या आतंकी नेटवर्क को चुपचाप कमजोर करने के लिए कोवर्ट ऑपरेशन? प्रधानमंत्री चुप गए। उनकी आंखें नक्शे पर टिक गई थीं। कश्मीर की पहाड़ियों से लेकर पंजाब के मैदानों तक फैली सीमा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा, अगर हमने कोवर्ट रिटेलिएशन चुना तो पाकिस्तान सीधे जिम्मेदारी नहीं मानेगा, लेकिन अगर ऑपरेशन उजागर हुआ तो वो इसे युद्ध का ऐलान मान सकता है। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति जानता था, ये सिर्फ सैन्य फैसला नहीं था, ये इतिहास का मोड़ था। जनवरी 2002 से मार्च तक सीमाओं पर गोलाबारी की घटनाएं बढ़ती रहीं। हर दिन खबरें आती, किसी जवान की शहादत, किसी गांव में गोले गिरने की आवाज। मीडिया में युद्ध का माहौल बन रहा था। संसद के हमले के बाद देश में गुस्सा था, लोग जवाब चाहते थे, लेकिन क्या जवाब सिर्फ बम और गोलियों से दिया जा सकता था? रॉ और आईबी ने कई खुफिया रिपोर्ट पेश की। उनमें बताया गया कि पाकिस्तान के भीतर कुछ ठिकाने ऐसे हैं जहां से हमले की योजना बनी थी, लेकिन उन ठिकानों के आसपास नागरिक आबादी भी थी। अगर हमला होता तो सिर्फ आतंकवादी नहीं, आम लोग भी मारे जा सकते थे। एक सलाहकार ने कहा, अगर एक भी मिसाइल गलत जगह गिरी तो पूरी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हो सकती है। सेना प्रमुख ने जवाब दिया, और अगर हमने कुछ नहीं किया तो संदेश क्या जाएगा कि संसद पर हमला करने की कीमत शून्य है? यही दुविधा थी। राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम वैश्विक छवि, तत्काल जवाब बनाम दीर्घकालिक स्थिरता। फरवरी 2002 में सीमाओं पर तनाव अपने चरम पर था। रेलगाड़ियां रद्द, नागरिक उड़ानें सीमित, गांव खाली कराए जा रहे थे। दोनों तरफ से मिसाइल परीक्षण की खबरें भी आईं। हर दिन ये डर बढ़ रहा था कि एक छोटी सी चिंगारी भी परमाणु आग में बदल सकती है। प्रधानमंत्री के सलाहकारों ने एक और विकल्प रखा,
कोवर्ट प्रेशर, सीधे सैन्य हमले के बजाय खुफिया नेटवर्क के जरिए आतंकी ढांचे को भीतर से कमजोर करना, फंडिंग चैनलों को तोड़ना, नेतृत्व को अलग थलग करना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना। लेकिन क्या ये जनता के गुस्से को शांत कर पाएगा? एक बैठक में सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नक्शे पर एक लाल गोला बनाते हुए कहा, यहां अगर हम सीमित और सटीक कार्रवाई करें तो संदेश भी जाएगा और युद्ध भी नहीं होगा। लेकिन आईबी प्रमुख ने चेतावनी दी, हमारे पास पूरी तरह विश्वसनीय रियल टाइम इंटेल नहीं है। अगर ऑपरेशन विफल हुआ या हमारे सैनिक पकड़े गए तो स्थिति और भड़क सकती है। कमरे का तापमान जैसे गिर गया। पकड़े गए सैनिक, दुश्मन की जमीन पर, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, युद्ध का दबाव। इसी दौरान जून 2002 में जम्मू कश्मीर के कालूचक में एक और आतंकी हमला हुआ, जिसमें सेना के परिवारों समेत कई नागरिक मारे गए। देश का गुस्सा फिर उबाल पर था। सीमाओं पर तैनात सैनिक महीनों से इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री आवास पर फिर एक बैठक हुई। इस बार माहौल और भी गंभीर था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा, अगर हमने अभी भी कुछ नहीं किया तो हमारी डिटरेंस कमजोर होगी। सेना प्रमुख ने शांत आवाज में कहा, हमारे सैनिक तैयार हैं, लेकिन याद रखिए, पहली गोली चलने के बाद कहानी हमारे हाथ में नहीं रहेगी। रॉ के अधिकारी ने संकेत दिया कि कुछ कोवर्ट ऑपरेशन पहले से चल रहे हैं, जानकारी जुटाने, नेटवर्क तोड़ने और आतंकियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए। लेकिन इन ऑपरेशनों की सीमा थी। प्रधानमंत्री ने आखिरकार पूछा, अगर हम सीमित कोवर्ट कार्रवाई करें तो एस्केलेशन का जोखिम कितना है? कमरे में कुछ सेकंड का मौन, फिर जवाब आया, सर, जोखिम को शून्य नहीं किया जा सकता। यही असली डर था। 2 परमाणु राष्ट्र, लाखों सैनिक आमने सामने, दुनिया की नजरें दक्षिण एशिया पर, और एक फैसला जो या तो शक्ति का संदेश देगा या आग भड़का देगा। गर्मियों के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता गया। अमेरिका और ब्रिटेन के दूत लगातार बातचीत कर रहे थे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति पर भी आतंकी संगठनों पर कार्रवाई का दबाव था। कुछ संगठनों पर प्रतिबंध की घोषणाएं हुई, लेकिन क्या ये पर्याप्त था? दिल्ली में बैठे सलाहकार जानते थे कि सिर्फ घोषणाओं से जमीन पर बदलाव नहीं आता। सवाल अब भी वही था, क्या भारत को कोवर्ट रिटेलिएशन का रास्ता चुनना चाहिए? आखिरकार अक्टूबर 2002 में ऑपरेशन पराक्रम को धीरे धीरे समाप्त करने का निर्णय लिया गया। सैनिक वापस लौटने लगे। दुनिया ने राहत की सांस ली। खुला युद्ध टल गया। लेकिन उस कमरे में हुई बहसें, वो फाइलें, वो नक्शे, वो सवाल कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए। क्या उस दौरान कोई गुप्त कार्रवाई हुई? क्या कुछ ऑपरेशन ऐसे थे जिनके बारे में जनता आज भी नहीं जानती? क्या डिटरेंस का संदेश कोवर्ट तरीकों से दिया गया? इतिहास के पन्नों में कई बातें दर्ज हैं। संसद हमला, ऑपरेशन पराक्रम, कालूचक हमला, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, सैनिकों की तैनाती। लेकिन उन बंद कमरों में हुई चर्चाओं की हर बात कभी सार्वजनिक नहीं हुई। एक पूर्व अधिकारी ने वर्षों बाद कहा था, कभी कभी सबसे बड़ी जीत वो होती है जब युद्ध नहीं होता। लेकिन क्या सच में सिर्फ युद्ध टला था, या किसी ने परछाइयों में कुछ ऐसा किया था जिसने आग को फैलने से रोक दिया था? 2002 की वो रातें हमें एक सच्चाई सिखाती हैं। राष्ट्रों के फैसले सिर्फ भावनाओं से नहीं, गणनाओं से लिए जाते हैं। हर विकल्प के पीछे मौत और जीवन की संख्या लिखी होती है। हर साइन के पीछे हजारों परिवारों की किस्मत छुपी होती है। प्रधानमंत्री के सलाहकारों ने उस साल जो भी फैसला लिया, उसने इतिहास की दिशा तय की। खुला युद्ध नहीं हुआ, परमाणु टकराव नहीं हुआ, लेकिन तनाव, अविश्वास और छुपे हुए ऑपरेशन की छाया लंबे समय तक बनी रही। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि 2002 सिर्फ एक साल नहीं था, वो एक परीक्षा थी, संयम और प्रतिशोध की, साहस और समझदारी की। और शायद सबसे बड़ा रहस्य यही है कि असली ताकत कभी कभी बंद कमरों में लिए गए उन फैसलों में होती है जिनकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंचती, लेकिन जिनकी गूंज आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई देती है। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपके नेक्स्ट वीडियो में नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।